एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मैं पढ़ाऊँ आपने साथ टेक्स्ट बुक को जरूर रखिए, एनसीईआरटी को, और एक पेन रखिए और एक नोटबुक, राइट। और सब चीज़ों को अच्छी तरह पढ़िए, बुक में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में, अब आज हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारी मेटल है जिंक, जिंक की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं, तो देखिए जैसे एक हमारी मेटल है जिंक, जिंक की रिएक्शन आपने एक एसिड HCl से कराई तो जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। और देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 19 पे आप देखें तो एक्टिविटी 2.3 में दिया हुआ है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl सॉल्यूशन ले लिया, मतलब कोई भी आप एसिड ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप HCl लें, और उसमें आप कोई मेटल डाल दें, मेटल के पीसेस डाल दें, फॉर एग्जांपल आपने जिंक के डाल दिए, तो उससे क्या होगा, जब जिंक मेटल से रिएक्ट, जिंक जो है मतलब जो मेटल है, जब वो एसिड से रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड हो सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई और एसिड ले लूँ, ठीक है, H2SO4 ले लूँ, तो भी क्या होगा, सॉल्ट ही बनेगा, और सॉल्ट क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, बस ये हो जाएगा। तो हमेशा जो है जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जो एक्टिविटी हुई है इसमें ये दिया हुआ है कि उस हाइड्रोजन गैस को हम सोप सॉल्यूशन में पास कर रहे हैं, ठीक है, आपने बुक में देख सकते हैं। तो जब आप सोप सॉल्यूशन में पास करते हैं तो वहां पर क्या उठेगा, बबल्स उठेंगे, और उन बबल्स के पास अगर आप एक कैंडल ले जाएं जलती हुई, तो उस वो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और वो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है, दैट्स ऑल। यही आपकी एक्टिविटी में दिया हुआ। अब आगे देखिए आप, यहाँ पे क्या किया हमने, मेटल की रिएक्शन एक बेस से करा दी है। तो जब यहाँ पर जिंक मेटल बेस NaOH के साथ रिएक्शन कर रही है तो क्या हो रहा है, ये बन गया सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो सबसे पहले मैंने बताया था कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करती है तो क्या होता है। तो आप देखिए जैसे इस रिएक्शन में ये सोडियम कार्बोनेट है, ये HCl से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन गया, NaCl बन गया, और NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, और CO2 गैस इवॉल्व हो रही है और वाटर बन गया, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। मीनिंग आई मीन टू से, जब कभी भी एक मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, और बिकॉज वो कार्बोनेट है तो CO2 गैस भी इवॉल्व होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि CO2 गैस निकल रही है, क्योंकि CO2 गैस तो हम भी निकालते हैं, और CO2 आप जानते हैं कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है, और टेस्टलेस गैस है, कोई इसमें टेस्ट भी नहीं है, कलर भी नहीं है, कोई स्मेल भी नहीं है। तो जो CO2 गैस इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शन में, आप कैसे पता लगाएंगे कि वो CO2 गैस है। हाइड्रोजन का तो हमने पता लगा लिया था कि वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, CO2 का कैसे पता लगाएं। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, देखिए आप लीजिए लाइम वाटर, क्या लेंगे आप, लाइम वाटर। अब क्वेश्चन ये होता है लाइम वाटर क्या होता है, नींबू पानी मत समझ लेना, ठीक है, वो लेमन वाटर होता है, मैं आपको लाइम वाटर की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था क्विक लाइम एक सब्सटेंस होता है। क्विक लाइम का फॉर्मूला पता है आपको, नहीं पता, ध्यान से पढ़िए। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हम क्विक लाइम कहते हैं।
ठीक है। तो ये जो क्विक लाइम है CaO, तो उस क्विक लाइम की अगर आप पानी से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर कहते हैं। और वो जो लाइम वाटर होता है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है, बिल्कुल जस्ट लाइक वाटर, इसलिए उसको हमने क्या कहा, लाइम वाटर। अच्छा, अब आप ये प्राप्त कहाँ से करेंगे? आप देखते हैं जो व्हाइट वाश का सामान बेचते हैं, पेंट वगैरह, आप उनकी दुकान पे जाइए तो कई बार क्या होता है, बाहर एक चूना सा पड़ा रहता है, सफेद सफेद से पत्थर से होते हैं, वही होता है क्विक लाइम बेटा, ठीक है। तो उस क्विक लाइम को, उस चूने को जब आप पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है और क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर। तो वो जो हीट इवॉल्व हो रही थी, रिएक्शन किस टाइप की हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप फिर से ध्यान दीजिए कि जब आपने क्विक लाइम को CaO को पानी में डाला तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम कहेंगे लाइम वाटर। तो देखिए ये जो लाइम वाटर है ये जस्ट लाइक वाटर है। अब अगर आप इसमें CO2 गैस पास करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा प्रेसिपिटेट देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। तो जब आप CO2 को लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो मिल्की कलर का हो जाता है, दूधिया हो जाता है, बिल्कुल दूध जैसा हो जाता है। तो ये टेस्ट हो गया कि तो CO2 गैस को लाइम वाटर में पास करने से वो मिल्की कलर देता है। तो ये टेस्ट हो गया कि वो जो हमारी गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी गैस है, CO2 गैस। क्लियर? एक बात और ध्यान रखें, अगर आप CO2 गैस को ज्यादा पास कर देंगे इसमें, ठीक है, उस सॉल्यूशन में, लाइम वाटर में, तो क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो पहले ही था, CO2 गैस ज्यादा पास करने से बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये सारी रिएक्शन आपकी बुक में लिखी हुई है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ये आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आप चौक यूज करते हैं, पहले टीचर लिखने के लिए चौक यूज करते थे, या जो मार्बल होता है, ठीक है, ये सब किसके बने हुए होते हैं, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जो आप मार्बल देख रहे हैं ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जो चौक आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है, हाँ, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें तो क्या होगा। तो आप ये समझ लीजिए एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो दोनों अपोजिट हैं। तो ऐसे एसिड एंड बेस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, बोथ हैव क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एसिड और बेस का तो आपको मिलेगा एक सॉल्ट और वाटर। मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर वाटर के अलावा जो कुछ भी मिलता है दैट इज सॉल्ट। आप देखिए इसका सबसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक बेस है NaOH और एसिड HCl के हमने रिएक्शन करा दी तो आपको एक सॉल्ट मिल गया NaCl। NaCl आप जानते हैं सबसे कॉमन सॉल्ट है जिसे हम खाते हैं अपने घरों में, नमक, ठीक है, और वाटर मिल गया। तो एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर आपको पानी के अलावा सिर्फ क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, राइट। अच्छा, एक चीज और नोट करिए आप, यहाँ पर देखिए मैंने एक मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड और एसिड, ठीक है, एसिड है HNO3, उसकी रिएक्शन करा दी तो यहाँ भी एक सॉल्ट मिल रहा है कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये बिल्कुल ऊपर जैसा है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, बेस और एसिड की रिएक्शन हो रही थी और सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन कर रही है और सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर भी क्या होता है, बेसिक होता है। इसका मीनिंग जो बेस है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड या जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, चाहे वो सोडियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो या कैल्शियम ऑक्साइड हो, ऑल हैव बेसिक नेचर एंड दे बिहेव लाइक बेस, राइट।
तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर आल्सो बेसिक इन नेचर, और किसी भी बेस की रिएक्शन आप जब आप एसिड से कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक ये बात तो क्लियर हो गई कि मेटल ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होगा? तो जस्ट अपोजिट, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल भी तो अपोजिट होते हैं दूसरे के। तो अगर मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। अब देखिए, जैसे मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उनका हमने रिएक्शन कराया एसिड से, तो आपको क्या मिला, सॉल्ट मिला और वाटर मिला। अब नॉन मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्शन करेगा, वो तो खुद एसिडिक नेचर है, तो क्या वो किसी एसिड से रिएक्शन करेगा? नो, नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा किसी बेस से रिएक्शन करेगा, ठीक है बेटा। तो इसे अपने दिमाग में उठा लीजिए, मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, और वो किससे रिएक्शन करेंगे, एसिड से, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरीके से जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और वो किससे रिएक्शन करेंगे, किसी बेस से करेंगे, और वो भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अच्छा, किसी नॉन मेटल ऑक्साइड का भी एग्जांपल दीजिए। नहीं पता? देखिए, नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस्ट एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि CO2 किससे रिएक्शन करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसे आपने लाइम वाटर भी कहा था। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करती है CO2, तो आपका सॉल्ट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ठीक है। तो इससे प्रूव हो गया हमारा जो नॉन मेटल ऑक्साइड है CO2 वो एसिडिक नेचर है, क्योंकि वो एक बेस से रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। और सॉल्ट बना रहा है कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। हाँ, तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं, आपको पेज 22 पर ब्लू क्वेश्चंस दिए हुए हैं 3। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कि जो दही है और खट्टी चीजें हैं उनको हम कॉपर मतलब ब्रास का मतलब होता है पीतल या तांबे के बर्तन में, कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? सिंपल सी बात है। देखिए, जो दही है हमारा, कर्ड जो है वो एसिडिक नेचर होता है, या कोई भी एसिड है, ठीक है। जैसे हम जो जूसेस होते हैं, आप देखोगे आप जूस पीने जाए कभी दुकान पर, तो वो हमेशा या तो आपको कांच के गिलास में देंगे, या वो ठीक है किसी प्लास्टिक के गिलास में दे सकते हैं, या पेपर के गिलास में देंगे, कभी भी मेटल के गिलास में जूस को नहीं देंगे। तो दही या कोई भी खट्टी चीज को किसी भी मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, जो एसिड होते हैं, दही में भी एसिड है, और ठीक है कोई एसिड है, वो तो है ही एसिड। तो जो एसिड होता है वो मेटल से रिएक्ट करेगा, और मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। तो अगर आप जो एसिड है, या खासतौर पर हम दही की बात करें, खट्टी चीजें, तो जब वो मेटल से रिएक्शन करेंगी तो वो हमारा जो खाने का सब्सटेंस है, दही है कोई और चीज हो, वो पॉइजनस हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी दही या खट्टी चीज़ों को मेटल के बर्तन में, पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तनों में रखा जाना नहीं चाहिए। आप कभी लस्सी पीने जाएं, लालमन की लस्सी बिकती है बस अड्डे पे, आपने पी होगी कभी कभार, तो आप देखेंगे वो दही जमाने के लिए उनके पास मिट्टी के कुंडे होते हैं, ठीक है। या पहले पुराने कृष्ण जी के ज़माने में मिट्टी की हंडिया होती थी। मेटल के बर्तन में कभी भी दही को जमाया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें, which gas is usually liberated when acid react with a metal? Illustrate with an example and how will you test for the presence of this gas? तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब एक मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और आप एक एग्जांपल देना चाहते हो, दे सकते हो, मैं तो दे चुका हूँ कि जिंक रिएक्शन करता है किससे, HCl से। अच्छा, दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूँ कि जिंक ने रिएक्शन करी H2SO4 से, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इट मींस
मेटल जब रिएक्ट करेगा एसिड से तो आपका सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस तो जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। अब इस गैस को आप टेस्ट कैसे करेंगे? इसको आप सॉफ्ट सॉल्यूशन में पास करिए, ठीक है? तो बबल्स उठेंगे, उन बबल्स के पास आप कैंडल ले जाइए जलती हुई, तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? बैंक बताइए आप, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखें। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ द वन कंपाउंड इज फाउंड कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूं, ठीक है? चलिए आंसर 3 पेज 22। तो वो कह रहा है कि एक मेटल कंपाउंड है वो HCl से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन कर रहा है? HCl से। तो रिएक्टेंट में हमने HCl ले ली और उसने कहा एक गैस प्रोड्यूस हो रही है CO2। CO2 कैसे मैंने आइडिया लगाया? क्योंकि वो कह रहा है कि एफरवेसेंस हो रही है और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। तो कौन सी गैस जो है बर्निंग कैंडल को बुझा सकती है? कॉमन सेंस लगाइए, तो बर्निंग कैंडल को CO2 गैस बुझा सकती है। क्लियर हो गया? दूसरी बात उसने कहा कि यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट बन रहा है वो है कैल्शियम क्लोराइड। वेरी गुड, तो कैल्शियम क्लोराइड ही बन रहा है। अब देखिए इससे मैंने ये आइडिया लगा लिया कि यहाँ पे जो मेटल कंपाउंड होगा उसके पास कैल्शियम भी है और CO2 निकला है तो कार्बोनेट भी है। तो यहाँ पर जो मेरा कंपाउंड हो गया वो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब कोई मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और CO2 गैस निकलती है। तो यहाँ पर बैलेंस कर देता हूँ मैं, CaCO2 हो गया और यहाँ पे वाटर भी निकल जाएगा, ठीक है बेटा? तो आप देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा उसने? बैलेंस रिएक्शन मैंने लिख दी यहाँ पर, CaCO3 2HCl वाटर बन गया, कैल्शियम क्लोराइड ये आपका सॉल्ट बन गया और CO2 गैस इवॉल्व हो गया, ठीक है? गैस में हमेशा ऐसे एरो लगा दीजिए क्योंकि गैस उड़ जाती है, ठीक है? और मेन उसने ये पूछा था कि ये मेटल कंपाउंड ए क्या है? तो मेटल कंपाउंड हमारा क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बेटा? ये आंसर हो गया। तो ऐसे आप कॉमन सेंस यूज करिए और अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, एक एक चीज को समझा हुआ है, तो आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप रामायण पढ़ी है आपने, आपको पता है, आपसे कोई पूछे राम जी के साथ वन में कौन गया तो आप इजली बता देते हैं लक्ष्मण जी गए थे। आपसे पूछे राम जी के पिताजी का नाम क्या था तो आप बता दोगे जी दशरथ था, ठीक है? या राम जी की पत्नी का नाम कौन था? सीता। या राम के साथ रावण का कौन सा भाई मिल गया? आके विभीषण। तो कैसे बता देते हैं आप इसीलिए बता देते हैं ना क्योंकि आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। तो जब आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी या एनी सब्जेक्ट जब आप उसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हैं चैनल्स पे डिफरेंट प्रोग्राम्स को, महाभारत, रामायण, वो भी तो एक वीडियो ही है। तो इसी तरीके से अगर आप बुक को पढ़ेंगे और हमारी वीडियो देखेंगे अच्छी तरीके से तो you will be able to answer all the questions. There will be no problem. Okay? Chemistry or biology is as easy as Ramayana or Mahabharata. That's all.